हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जैसा कि मैंने अपने एक छोटे से वीडियो के रिक्वेस्ट में आपको इस बात का अवलोकित कराया था कि क्लास 12 की बायोलॉजी ऑनलाइन मोड पे यूट्यूब चैनल पे जो है 24/11/2023 से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया के दौरान हमें अपने गले को लेकर के काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों, ऑफलाइन क्लासेस में भी काफ़ी समस्याएं होने लगी। विद्यार्थियों, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज से क्लास 12 की बायोलॉजी में बॉटनी से संबंधित टॉपिकों को लेकर के प्रेजेंट हैं। विद्यार्थियों, अगर आप बायोलॉजी में चाहते हैं कि एग्जाम में जो है हमको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं, विद्यार्थियों, हम इस बात का दावा तो नहीं करते कि हम आपकी पूरी बायोलॉजी प्रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बात का दावा ज़रूर करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में कुछ हमें अच्छे अंक प्राप्त हो, तो इसके लिए हम जो है YouTube चैनल पे उन्हीं वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। विद्यार्थियों, आप इसे देखें और मेरे साथ साथ एक एक वीडियो को तैयार करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर मेरा फर्स्ट वीडियो बायोलॉजी की बॉटनी का ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। विद्यार्थियों, आपके छोटे से मोटिवेशन, आपके छोटे से इस लाइक से, शेयर से, कमेंट से हमको काम करने का पर्याप्त मोटिवेशन प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, अगर आप इस मोटिवेशन को इग्नोर करोगे तो फिर हम ऑनलाइन मोड पे काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप अपना निगाह जमा करके रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर भी करेंगे और उनको जोड़ने का भी काम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको इस बात का अवलोकन कराना चाहता हूं कि क्लास 12 की बायोलॉजी के जो है हम बॉटनी का जो है टॉपिक स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपको इस बात का अवलोकन भी करा दिया है कि क्लास 12 की जो बायोलॉजी होती है दो पार्टों में होती है, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। तो मैंने बॉटनी को शुरू किया। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब हुआ जिनमें पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रेस्टस है। जिस समय आप क्लास 10th में पढ़े होंगे उस समय आपसे पूछा गया होगा फादर ऑफ बायोलॉजी बताइए, तो आप फादर ऑफ बायोलॉजी में थियोफ्रेस्टस और अरस्तु दोनों का नाम लिए होंगे। लेकिन क्लास 12 में आकर के अलग हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस चल जाएंगे बॉटनी में और जूलॉजी में आ जाएंगे अरस्तु। विद्यार्थियों, एक नंबर किस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों, हमारे बायोलॉजी का एजुकेशनल वीडियो में ये 9 नंबर वीडियो है, लेकिन बायोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट है। विद्यार्थियों, लेक्चर फर्स्ट हमारा शुरू होता है फूलों के बारे में। विद्यार्थियों, आप जानते हैं फूल, आप अपने बायोलॉजी के नोट्स को, क्वेश्चन बैंक को वगैरह को अगर उलट पलट करके देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा कि फूल से संबंधित टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम अपना काम फूल से ही शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको फूलों के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, पॉइंट हैं जिन्हें अवलोकित करना है। आप ध्यान दें इन्हें और जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेकर उसका नोट भी बनाएं। विद्यार्थियों, फर्स्ट पॉइंट ये है कि फूलों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, फूलों के बारे में जब भी कोई अध्ययन किया जाता है तो साइंस में उसे हम एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, गौर करिएगा, आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं। फूल से संबंधित जो कोई भी अध्ययन होता है तो फूलों के बारे में किए जाने वाले अध्ययन को हम एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, मैंने दूसरा टॉपिक लिया है किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है, किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है वो उसका जनन अंग है। किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है वही उसका जनन अंग है। विद्यार्थियों, सेकंड पॉइंट है पौधों में जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन माने अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विद्यार्थियों, अनसेक्सुअल क्या नाम है, अनसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। विद्यार्थियों, अगर आप बात करो अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन क्या होता है। विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें हम पौधों के कायिक भाग से, सच तो है विद्यार्थियों इसमें जनन अंग भी नहीं बनता, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, लेकिन पौधों के कायिक भाग से
तो कायिक भाग माने काया, काया का मतलब शरीर, उसको उसमें पुष्प को छोड़ करके बाकी किसी भी भाग से अगर हम नए पौधों को प्राप्त कर लेते हैं तो पौधों में जनन का यह प्रोसेस अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन उन पौधों के लिए बेहद रुचिकर है, अलैंगिक जनन उन पौधों के लिए सबसे बेस्ट है जो बीज रहित होते हैं, मतलब जिनमें बीज बनते ही नहीं। विद्यार्थियों, ऐसे पौधे जिनके बीज बनते ही नहीं, सोचिए पृथ्वी पर हम उनके वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरित कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, उसका प्रोसेस पृथ्वी पर बचा है अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन का कायिक जनन, जिसको हम वर्धी जनन के नाम से भी जानते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह वह जनन है जिसमें हम पौधों के कायिक भाग से ही नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। कायिक भाग में बच्चों पुष्प भी आएगा, पुष्प को छोड़ करके। विद्यार्थियों, एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, केले के पौधे में बीज तो नहीं होता, लेकिन हम केले के पौधे को ही पुनः स्थानांतरित करके नया पौधा प्राप्त कर लेते। ऐसे आप सहतूत देख सकते, गुड़हल लगा देते, गुलाब वगैरह सब कैसे लगाते, कायिक भाग से। इस बात पे विद्यार्थियों ऑब्जर्व करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, पौधों में पुष्प द्वारा होने वाला जो जनन होता है, माने पौधों के कायिक भाग, काया द्वारा पुष्प को छोड़ करके जो जनन होगा वो अलैंगिक जनन है। लेकिन अगर केवल पुष्प के माध्यम से जनन हुआ तो इसका मतलब वो लैंगिक जनन है। पुष्प के माध्यम से जनन हुआ इसका मतलब वो सेक्सुअल है। अब पुष्प के माध्यम से नहीं हुआ इसका मतलब अनसेक्सुअल है। अगर पुष्प के माध्यम से नहीं हुआ, अनसेक्सुअल है, इसका मतलब उसमें जनन इकाइयां भी नहीं बनी थी, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ था। अब पुष्प के माध्यम से हुआ इसका मतलब वो सेक्सुअल है, इसका मतलब उसमें जनन इकाइयां भी बनी थी और अर्धसूत्री विभाजन भी हुआ था। ऑब्जर्व करिएगा विद्यार्थियों, हर एक बात को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। विद्यार्थियों, इसके बाद बात आ जाती है पुष्प के भाग की। विद्यार्थियों, पुष्प के भाग का स्टडी करने से पहले हमें उन कुछ पॉइंटों को समझ लेना चाहिए जो पुष्प के भाग से संबंधित नहीं है। पहले हमें उन पॉइंटों को समझना चाहिए जो पुष्प के भाग से संबंधित नहीं है, फिर हमें आगे की ओर विचार करना चाहिए। हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपको आगे अवलोकित करा रहे थे कि पुष्प के जो है भागों के अलावा कुछ अन्य भाग भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों, उसमें सबसे पहला भाग होता पुष्प वृंत। विद्यार्थियों, पुष्प वृंत किसे कहते हैं? पुष्प वृंत किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, पुष्प जिस डंठल पर लगा होता है, विद्यार्थियों पुष्प जिस डंठल पर लगा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प जिस डंठल पर लगा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। विद्यार्थियों, आपने बहुत सपोज किया होगा, जैसे आपको समझाने के लिए हमारे पास यह एक अड़हुल का फूल है। आपको स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि इसको पकड़ने के लिए तो इस पर डंठल तो अवश्य लगा था, जो कि वर्तमान समय मेरे हाथों में आने के बाद नहीं रहा है। इसको पकड़ने के लिए इसमें डंठल तो जरूर लगा होगा, बिना डंठल के तो ये पेड़ पर था नहीं। तो सपोज करिए ये पेन मेरी डंठल है, पुष्प जिस डंठल पर लगा होता है उसी को पुष्प वृंत कहते हैं। आखिरकार आप अपने वाली को जो है गिफ्ट कैसे दिए होंगे? गुलाब वाला ऐसे ही तो पकड़ के दिए होंगे, डंठल को ही पकड़ करके। तो पुष्प जिस वृंत पर लगा होता उसे पुष्प वृंत कहते हैं। मेरा सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों, पुष्पासन। विद्यार्थियों, पुष्प जिस आसन पर बैठा होता है, हर कोई को बैठने के लिए कुछ ना कुछ आसन तो जरूर होता है, तो पुष्प जिस आसन पर बैठा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर मैं बहुत नज़दीक से आपको दिखाऊं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। यहाँ नीचे गांठ जैसी संरचना दिखाई दे रही, ये छोटे छोटे हरे हरे नीचे आपको ये गांठ जैसी संरचना दिख रही है, इसी पे पूरा का पूरा पुष्प बैठा हुआ है। विद्यार्थियों, ये पूरे हरे भाग को मत समझिएगा, नीचे ये छोटी सी जो गांठ जैसी संरचना दिखाई देती है, इसी पे पूरा का पूरा पुष्प बैठा हुआ है। तो पुष्प जिस आसन पर बैठा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनके अलावा हमारे पुष्प के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं।
जिनका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे रहा हूँ आपको। बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि पुष्प के वर्णन को मैंने किस प्रकार से, पुष्प के भागों का वर्णन मैंने आपके सामने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, इसे आप ध्यान दें। और जितने भी टॉपिक यहाँ पर हैं प्रैक्टिकली दृष्टि से इनके लैंग्वेज को आप मुझसे सुने और इसको स्लो मोड में करके, वीडियो को स्लो मोशन में करके आप एक नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके। मैं पुष्प के इन सभी भागों को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप हर एक भाग को सुने और सेटिंग में जाकर के यूट्यूब के जो है स्पीड को, जो है रिकॉर्डिंग की स्पीड को स्लो करके आप एक नोट्स जरूर बनाएं। हाँ तो विद्यार्थियों, पुष्प के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बाह्य दल, विद्यार्थियों बाह्य दल को अंग्रेजी में हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। पुष्प का दूसरा भाग होता है विद्यार्थियों दलपुंज, इसको अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं। विद्यार्थियों पुष्प का तीसरा भाग होता है पुमंग, इसको अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। पुष्प का चौथा भाग होता है जयांग, इसको अंग्रेजी में गाइनोसियम कहते हैं। विद्यार्थियों अगर आप पुमंग की बात करिए तो पुमंग के भी 3 भाग होते हैं। पुंकेसर, इसको अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। परागकोश, इसको अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। परागकण, इसको अंग्रेजी में पोलन ग्रेन कहते हैं। अगर आप जयांग की बात करें बाबू तो जयांग के भी 3 भाग होते हैं। अंडाशय, अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। वर्तिका, अंग्रेजी में किस्टाइल कहते हैं। वर्तिकाग्र, अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। उम्मीद है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी नाम भी आपको समझ में आए होंगे। आप क्लास 12 12वीं के जो है विद्यार्थी हैं पीसीबी के थ्रू, इसलिए आप अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिएगा। हम अपने ऑफलाइन मोड में भी विद्यार्थियों को यही एडवाइस देते हैं कि विद्यार्थियों मॉडर्न जनरेशन हिंदी नहीं रहा, इंग्लिश का है, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। इसलिए मैंने प्रत्येक के हिंदी नाम के साथ अंग्रेजी भी लिख रखा है। अब विद्यार्थियों एक एक आपको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुने। विद्यार्थियों आप इस फूल को तो पहचान ही पा रहे होंगे। इस फूल को पहले आप पौधों पर लगे हुए जरूर देखे होंगे। तो प्रारंभिक स्थिति में जब इस फूल को पौधों पर लगा हुआ आपने देखा होगा तो प्रारंभ में तो ये फूल ऐसा नहीं था। ये हरी हरी पूरी पत्तियां इस लाल पत्ती के ऊपर चढ़ी हुई थी। माने पूरी ये हरी पत्ती जो दिख रही है, ये हरी पत्ती पूरे रेड के ऊपर एकदम चढ़ी हुई थी। तो विद्यार्थियों कली अवस्था में, उस समय ये किस अवस्था में था? कली अवस्था में। कली अवस्था में पुष्प जिन हरी भरी पत्तियों से चारों तरफ से घिरा होता है, ढका होता है, उसी को हम बाह्य दल कहते हैं। इसी को हम बाह्य दल कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। विद्यार्थियों जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो ये हरी भरी पत्तियां उसे ढक करके बाह्य आघातों, कीड़े मकोड़ों इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब क्योंकि ये बाह्य पत्ती हरे रंग में है तो इसमें क्लोरोफिल नाम का वर्णक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कली अवस्था में पुष्प को भोजन प्रदान करने में भी, पोषण प्रदान करने में भी सहायक है। उम्मीद है कि आपको बाह्य दल का मतलब समझ में आया होगा। विद्यार्थियों अगला है दलपुंज। अगला है दलपुंज। जब भी कोई पुष्प, जैसे विद्यार्थियों अभी ये पुष्प खिला नहीं है लेकिन फिर भी इसमें रंगीन पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये पुष्प विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से खिल चुका है। तो कोई भी पुष्प जब पूरी तरह से खिला होता है तो उसमें जो कोई भी रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, इन पंखुड़ियों को हम दलपुंज कहते हैं। अंग्रेजी में इनको कोरोला कहते हैं। इन रंग बिरंगी पंखुड़ियों को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। अंग्रेजी में कोरोला बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। रात्रि के समय जो पुष्प खिलते हैं वो अपने महक से पहचाने जाते हैं और दिन के समय जो पुष्प खिलते हैं वो अपने रंगों से पहचाने जाते हैं। विद्यार्थियों रात के समय खिलने वाले पुष्प रंग बिरंगे नहीं होते, वो अधिकतर श्वेत रंग में होते हैं। अब वो सुगंध ज्यादा से ज्यादा बिखेरते हैं। कीट पतंगे
कीट पतंगे इत्यादि उनकी ओर सुगंध के माध्यम से आकर्षित होती हैं। इसीलिए रात की रानी होती है, दिन की रानी नहीं होती है। विद्यार्थियों, जबकि दिन में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो रंग बिरंगे ज्यादा होते हैं, किंतु उनमें सुगंध की कमी होती है। कीट पतंगे जो है उनकी ओर उनके रंगों से जो है आकर्षित होते हैं। विद्यार्थियों, दलपुंज का मतलब होता है किसी भी पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ियां। रात के समय खिलने वाली पुष्प सुगंध से पहचान की जाएगी और दिन के समय खिलने वाली पुष्प अपने रंगों से पहचान की जाएगी। रात के समय खिलने वाले पुष्प अत्यधिक सुगंधित किंतु रंग में मैक्सिमम श्वेत, और दिन के समय खिलने वाले पुष्प रंग सुगंधित तो कम होंगे लेकिन रंग बिरंगा ज्यादा होंगे। विद्यार्थियों, आपको दो पार्ट समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, अगर आप तीसरे हिस्से को समझने का कोशिश करें जिसका नाम है पुमंग। पुमंग, आपको मैं ट्रिक बताता हूं। पुमंग, पू से पुमंग, और हर विद्यार्थी को क्लास में ऑब्जर्व होगा कि पू से पुरुष भी होता है। अब पुरुष का मतलब यहां मेल हुआ। विद्यार्थियों, सबसे अच्छा ट्रिक बना है, याद करिएगा। किसी भी पुष्प का जो नर भाग होता है, माने जो पुरुष भाग होता है, वो पुमंग कहलाता है। मैं आपको पुष्प में दिखाऊंगा। किसी भी पुष्प का जो नर भाग होता है, जो पुरुष भाग होता है, वो पुमंग कहलाता है। विद्यार्थियों, पुमंग के 3 भाग होते हैं: पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर क्या होता है? परागकोश जिन छोटे छोटे वृंतों पे लगे होते हैं उन्हें पुंकेसर कहते हैं। परागकोश जिन छोटे छोटे वृंतों पे लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परागकोश। विद्यार्थियों, इस फूल को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पीले पीले आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे दाने छोटे छोटे जो है वृंत पर टिके हुए हैं। छोटे छोटे वृंत पर टिके हुए हैं। विद्यार्थियों, इन वृंतों को हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। वृंतों पर जो भी कोष्ठिका ये पीली पीली आपको दिखाई दे रही है, ये सारी कोष्ठिका जो है परागकोश कहलाती है। इन परागकोशों के भीतर बहुत छोटे छोटे कण हैं जिनको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उन छोटे छोटे कणों को परागकण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप उम्मीद करें ये छोटे छोटे वृंत जिसपे ये पीले पीले छोटे छोटे कण लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे वृंत आपके पुंकेसर हैं। इन पे ये जो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं कोष्ठिका, ये आपकी परागकोश है। और इन परागकोशों को अगर मसले और सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जर्व करें तो इनमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। वो क्या हैं? परागकण है। तो विद्यार्थियों, ये किसी पुष्प का पुरुष भाग है। ये किसी पुष्प का पुरुष भाग है, आप इसे ऑब्जर्व करिए। अब पू से पुमंग, पू से पुरुष। विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करें जिसका नाम है जयांग। जयांग को अंग्रेजी में गाइनोसियम कहते हैं। इसीलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ को जो है गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर ये जयांग है जिसको आप देख पा रहे हैं तो इनको याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी उस ट्रिक के समय आपको। अगर आप जौ से जयांग देख रहे हो तो प्रिय विद्यार्थियों, जौ से जनाना भी होता है और जौ से जनानी भी होता है। तो चूंकि प्रिय विद्यार्थियों आपने पहले पू से पुरुष भाग का अध्ययन कर लिया, आप पुरुष भाग को ही जनाना, तो जनाना को यहां से काट दीजिएगा, जनाना मत बोलिएगा। तो जयांग में जौ का मतलब जनानी लीजिएगा, इसका मतलब ये फीमेल है। इसका मतलब ये फीमेल है। किसी भी पुरुष का, किसी भी पुष्प का जो स्त्री भाग होता है उसे जयांग कहते हैं। किसी भी पुष्प का जो स्त्री भाग होता है उसे जयांग कहते हैं। जयांग के भी 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय।
विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे, इसको तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये किसी पुष्प का पुरुष भाग है, ये किसी पुष्प का पुरुष भाग है। अब विद्यार्थियों इस पूरे पंखुड़ी, इस पूरे डंठल को देखने का प्रयास करिए। इस पूरे डंठल का जो ऊपर, ये ऊपर वाला सबसे हिस्सा है, इसको वर्तिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। ये जो डंठल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। और इसके आगे वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वर्तिकाग्र है। पुष्प के डंठल वाला जो ये भाग दिख रहा है, ये क्या है? वर्तिका। और वर्तिका का अग्र, वर्तिकाग्र का संधि विच्छेद करो, वर्तिका का अग्र वाला जो भाग है वो वर्तिकाग्र है। और इस वर्तिकाग्र के नीचे जो ये संरचना दिखाई देती है, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूं अंदर की ओर, इसमें जो संरचना आपको दिख रही है सबसे नीचे वाली, इसको अंडाशय कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम समझ पाए होंगे कि जो पुष्प होते हैं, नर मादा दोनों एक में ही हैं। पुष्पों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? नर की। और सबसे कम संख्या क्या होती है? मादा की। किसी भी पुष्प का जो नर भाग होता है वो पुमंग होता है, और किसी भी पुष्प का जो मादा भाग होता है वो जयांग होता है। पुमंग के 3 भाग होते हैं, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। जयांग के भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। विद्यार्थियों, क्लास 12 की बायोलॉजी के बॉटनी के लेक्चर में पुष्प के विभिन्न भागों से संबंधित आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। शेष के लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इस टॉपिकों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए और मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करके बताइए कि सर आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर watching।